नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हम चला रहे हैं, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अभी तक 7 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने पिछले इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको आप देख लीजिएगा। सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में आपको एक ही जगह पर सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है, पूछा जा रहा है आपसे। आर्टिकल 148 के बारे में आपको बताना है कि यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका होने वाला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित आपका है आर्टिकल 148। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, आर्टिकल 148 के अंतर्गत ही जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति की जाती है, जिसको हम इंग्लिश में सीएजी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है? तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, ये हमारे वर्तमान में सीएजी हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वही महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। वहीं निर्वाचन आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 324 से संबंधित हमारा निर्वाचन आयोग है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आर्टिकल 324 का संबंध आपका निर्वाचन आयोग से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क का जो है उद्घाटन किया था हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राइबोफ्लेविन और जिसको हम विटामिन B2 के नाम से जानते हैं की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीलोसिस। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कीलोसिस नामक जो बीमारी है यह विटामिन B2 की कमी से होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप याद रखिएगा विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन होता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वही विटामिन जो आपका B1 होता है, विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। वहीं विटामिन C की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। इस प्रकार से लिखाएगा। तो विटामिन आपका जो C होता है उसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। विटामिन से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल वाले मैं आपको बताता हूँ। जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? तो आप याद रखिएगा, जल में आपके विटामिन कौन कौन से घुलनशील हो जाएंगे? तो जल में जो है आपके विटामिन बी और सी यह आपका जल में घुलनशील होता है।
विटामिन बी के अंतर्गत जो भी आते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12 तथा विटामिन सी, ये सभी आपके जो है जल में घुलनशील होते हैं। वहीं आपके वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आप याद देखिएगा विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। ये चार जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन B जो है आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इनका नाम है लक्ष्मी सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लक्ष्मी सिंह जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश कौन बना है? तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन ट्रेन की जो शुरुआत है सबसे पहले जर्मनी में की गई थी पूरे विश्व में। तो दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश कौन बना जिसके द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की गई, हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दुनिया का दूसरा तथा एशिया का पहला देश बन गया है चीन, जिसके द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करी गई। तो ऑप्शन डी आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? इको रिट्रीट फेस्टिवल जो है प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उड़ीसा में जो है प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? आप याद देखिएगा, और 2023 का जो साल है यह किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो आप याद देखिएगा 2023 का जो साल है, 2023 का जो वर्ष है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मना रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में जो है वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, जवाब दीजिए इसका। तो नुआखाई जो है किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो आप याद देखिएगा गणेश चतुर्थी के, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आपका नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है, जो कि फसल कटाई का एक काफ़ी फेमस त्यौहार है। कहाँ का? तो उड़ीसा का। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यहाँ पे नुआखाई फेस्टिवल की बात हो रही है। यह गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस IIT ने कृत्रिम दिल बनाया है, तैयार किया है, जिससे हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा? आपको उस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT का नाम बताना है जिसके द्वारा आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम दिल बनाया गया है, जिससे हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT कानपुर के द्वारा यह कीर्तिमान किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में IIT कानपुर ने एक कृत्रिम हृदय यानी कि कृत्रिम दिल तैयार किया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो हमारा आर्टिकल 17 है, हमारा जो अनुच्छेद 17 है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे? समानता के अधिकार से है, या स्वतंत्रता के अधिकार से है, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? इसमें से किससे संबंधित आपका अनुच्छेद 17 है, आपको बताना है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 17, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समानता के अधिकार के अंतर्गत आपका आर्टिकल 14 आता है, आर्टिकल 15 आता है, आर्टिकल 16 आता है, आर्टिकल 17 आता है और आर्टिकल 18 आता है, यानी कि ये आपके 5 अनुच्छेद हैं जो
समानता के अधिकार के अंतर्गत, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें आर्टिकल 14 क्या बात करता है? आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। वहीं आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। वहीं आर्टिकल जो 17 है, जो प्रश्न में पूछा गया, यह अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के अंत की बात करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है आर्टिकल 17, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। तो ये आपके पांचों आर्टिकल किसके अंतर्गत आते हैं? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? तो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल आपका 22 तक जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? आपसे पूछा जा रहा है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ये आपके वेद हो गए, धर्मसूत्र हो गए, पुराण हो गए, सभी आपके किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? किसको जो है वेदांत कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उपनिषद को जो है वेदांत कहा जाता है। उपनिषद जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ माने जाते हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, तथा इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं उपनिषद को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न आपके ना एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको आप याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक परमाणु क्या होता है? एक परमाणु डैश खाली स्थान क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को इत्मीनान से पढ़िए, उसके बाद आप जवाब देने की कोशिश करिए कि एक जो परमाणु होता है वह क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और एमटीएस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो एक परमाणु क्या होता है? तो एक परमाणु यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण है जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यह जो आपका परमाणु होता है एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से गंगा नदी की कौन बाएं तट की सहायक नदी? आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से गंगा की बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, आपको बताना है। तो गंगा नदी की बाईं तट की सहायक नदी इसमें से कौन सी है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महानंदा नदी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। महानंदा के अलावा आप याद कर लीजिएगा, राम गंगा हो गई, महानंदा के अलावा आपकी राम गंगा रिवर हो गई, राम गंगा हो गई, इसके बाद गंडक हो गई, गंडक के बाद आपकी कौन सी हो गई? कोसी नदी हो गई, घाघरा हो गई, ये सभी आपकी जो है गोमती हो गई। ये सभी बाएं से सहायक नदियां हैं गंगा की। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अब बाएं से गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? राम गंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई और महानंदा हो गई। ये बाएं से गंगा की सहायक नदियां हैं। वहीं दाहिने से गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो यमुना और सोन, ये जो है दाएं से गंगा में जाकर मिलती, दाएं से जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया? जो 0 आवर का कॉन्सेप्ट हमारे पार्लियामेंट में चलता है, हमारे संसदीय व्यवस्था में चलता है, तो इसको जो है किस देश के संविधान से लिया गया आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि 0 आवर यानी कि शून्यकाल की यहाँ पे बात हो रही है। तो 0 आवर यानी कि शून्यकाल को हमने कहाँ से लिया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, शून्यकाल जो होता है, जो आपका 0 आवर होता है, यह भारत की देन है, भारत का यह नवाचार है, इनोवेशन है 0 आवर, जिसके बारे में आप याद देखिएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका ई यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा 0 आवर कब से कब तक चलता है, तो 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय होता है, यह 0 आवर का समय होता है। तथा 11 से लेके 12 बजे तक समय आपका क्वेश्चन आवर होता है, यानी कि आपका प्रश्नकाल का घंटा होता है। तो 11 से 12 आपका क्वेश्चन आवर होता है, और क्वेश्चन आवर के ठीक बाद यानी कि 12 से 1 आपका 0 आवर यानी कि शून्यकाल कहलाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा यह भारत की इनोवेशन है, भारत की ही देन है शून्यकाल। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका ई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है। तो इसको हम एटम यानी कि परमाणु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको हम परमाणु के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, शून्यकाल यानी कि 0 आवर जो है भारत की देन है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जो है जॉन डाल्टन को माना जाता है। फैक्ट भी आप याद देखिएगा, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो जनक है जॉन डाल्टन को माना जाता है। सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है आपसे कि सर्वप्रथम प्रकाश की जो गति थी, इसको किसने मापा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओलास रोमर। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ओलास रोमर के द्वारा सर्वप्रथम बार प्रकाश की गति जो है उसको मापा गया था। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओलास रोमर। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जेबी डनलप ने जो है आविष्कार किया था न्यूमेटिक रबर टायर का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूमेटिक रबर टायर का जो आविष्कार है यह किया गया था किसके द्वारा, तो जेबी डनलप के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पुर्तगाली खोजकर्ता था वास्को डिगामा, इसकी मृत्यु जो है किस वर्ष मतलब 1524 में कहाँ पर हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो मृत्यु थी यह कोच्चि में हुई थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। तो वास्को डिगामा जो था, इसकी जो मृत्यु थी 1524 में, यह कहाँ पर हो गई थी। तो इसकी मृत्यु जो है हुई थी आपकी कहाँ पर, तो कोच्चि में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में किस नाम से, मतलब यूरोप में क्या कहलाते थे। जो सूती कपड़े कालीकट से यूरोप जाते थे पुर्तगालियों के द्वारा, उन सूती कपड़ों को जो है यूरोप में क्या कहा जाता था। तो उन सूती कपड़ों को जो है यूरोप में क्या कहा जाता था, कैलिको। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोप में जो है उन सूती कपड़ों को, जो सूती कपड़े कालीकट से यूरोप जाते थे, उनको जो है कैलिको नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह जो प्रश्न आपका है एसएससी एमटीएस की परीक्षा में 2017 में पूछा गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। 1503 में भारत में पहला जो यूरोपीय किला था, यह किसने बनाया था। तो आप याद देखिएगा, पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पुर्तगालियों ने जो है पहला यूरोपीय किला बनाया था 1503 में। उस समय पुर्तगाल का गवर्नर कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आप याद देखिएगा, इस किले का जो निर्माण है अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। कहाँ पर, तो कोचीन में। यहाँ पे सारे डिटेल भी लिखी गई है। 1503 में पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने
भारत में पहला यूरोपीय किला फोर्ट इमैनुअल बनाया था कहाँ पर, तो कोचीन में बनाया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने इसका निर्माण किया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी। मैसूर के विरुद्ध जो है किस युद्ध में आखिरकार विजय प्राप्त की गई थी, किसके द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे अंतिम रूप से विजय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मैसूर पर कब की गई थी, तो आप याद रखिएगा जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था यह आपका 1798 से लेके 99 के बीच हुआ था। तो यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज पूरी तरह से जीत जाते हैं और मैसूर राज्य पर अपना विजय प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंतिम रूप से विजय प्राप्त कर लेती है मैसूर राज्य पर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला है 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्रीष्मकाल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकाल में रात के पहले पहर में दिखने वाला जो फेमस तारामंडल होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको हम सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सप्तर्षि तारामंडल। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष जो है 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में प्रवेश करने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आप याद देखिएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति आपकी भूमध्य सागर से होती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसी के कारण इस जाड़ों में जो है आप देखेंगे भारत के पश्चिमी जो इलाके होते हैं, भारत के वेस्टर्न साइड में जाड़ों के समय में वर्षा देखने को मिलती है। तो यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है जो कि आपका मेडिटेरियन से यानी कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे प्रश्न आपका अगला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड यह प्रश्न आपका है। यहाँ से पंचवर्षीय योजनाएं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें से आपको बताना है और इसमें आपको बताना है, इसको सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और वे किस विकास मॉडल पर आधारित यह दिया गया है। तो इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस विकास मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा हेराल्ड डोमर यानी कि 2 हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी किस मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, यानी कि आपका बी का 4 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा। आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल थी यह किस पर आधारित थी, तो आपके चक्रवर्ती मॉडल पर, एस चक्रवर्ती यानी कि सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग पर यह आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि सी का आपका 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपकी किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपकी अशोक रुद्र मॉडल पर, यानी कि आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे ए का 2, बी का 4, तो यहाँ पे ए का 2, बी का 4, 3 का 1 और डी का 3 आप याद कर लीजिएगा। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी। तो काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो है पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को
गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, गोरखपुर में। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, किस विटामिन के रूप में इसको निरूपित, मतलब किस विषाणु के रूप में जो है इसको निरूपित किया जाता है? तो एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू के विषाणु का क्या नाम है? तो आप याद देखिएगा H5N1, H5N1 आप याद देखिएगा, इसके विषाणु का, इसके वायरस का क्या नाम है? तो H5N1 जो है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू के विषाणु का नाम होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, H5N1। आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह है? तो इसमें से बौना ग्रह कौन सा है? तो आपका मेक जो है आपका बौना ग्रह है, बाकी आपके तीनों जो है आपके ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, यहाँ पे लिखा भी गया है। मेक जो है हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है, जबकि गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा जो है बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका पॉलिटी का इंपॉर्टेंट है। एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट और इनका संबंध जो है किस आर्टिकल से आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आपको सम्मिलित करना है। तो ये देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिट संबंधी अधिकार किसमें दिए गए हैं? तो आप याद देखिएगा आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया, यानी कि एक आपका 3 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा। उच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार किसके अंतर्गत हैं? तो आपका जो हाई कोर्ट होता है यह आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकता है, यानी कि आपका बी का 4 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो जुडिशियल रिव्यू जो होता है, जो पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 137 में, यानी कि आपका सी का क्या हो जाएगा? सी का आपका 2 हो जाएगा। वहीं उच्चतम न्यायालय की स्थापना आपकी आर्टिकल 124 से रिलेटेड, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का आपका 1 हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के रीट संबंधी अधिकार आपके आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। हाई कोर्ट के रीट संबंधी अधिकार आपके आर्टिकल 226 में दिए गए हैं। इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन की शक्ति आर्टिकल 137 में है और उच्चतम न्यायालय की स्थापना आपकी आर्टिकल 124 के अंतर्गत की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।